जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में बात करेंगे। खुशखबरी है कि ईएसएच होने वाले बंद ईएसएच में नई खामियां, एक सीएजी की रिपोर्ट आई है। इस पर बड़ी अपडेट है। केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सीएपीएफ सैनिकों की एनपीएस पेंशन 5 साल की लिमिट खत्म कर दी गई है। सरकार ने एनपीएस पर एक बड़ा बदलाव 8 पे सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 2.0 फिर भी 3.1 लाख रुपए का नुकसान। केंद्रीय कर्मचारियों की यह जो रिपोर्ट आई है, इस पर बड़ी अपडेट है। सेना में इक्वल सर्विस इक्वल पे और इक्वल पेंशन, हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जवाब मांगा है। इस पर बड़ी अपडेट है। सेना और सीएपीएफ में वीआरएस लाने वाली संख्या बढ़ी है। इस पर केंद्र सरकार चिंतित। सबसे पहले बात करेंगे, खुशखबरी है कि सीएजी की एक रिपोर्ट आई है। सीएजी ने पूर्व सैनिकों के अंशदायिक स्वास्थ्य योजना में गंभीर खामियों को उजागर किया है। सुधारकों की मांग की गई है कि नियंत्रण में महालेखा परीक्षा सीएजी ने गुरुवार को संसद में एक प्रदर्शन लेखा परीक्षा रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कि पूर्व सैनिक अनुसंधायिक स्वास्थ्य योजना ईसीजीएस के कार्यान्वयन में मौजूदा खामियों को उजागर किया है, जिसमें अपर्याप्त स्वास्थ्य और सेवा संरचना, मानव संसाधन की कमी, भुगतान में देरी और सूचीबद्ध अस्पतालों की असमान उपलब्धता को जाहिर किया है। केंद्रीय अधिवक्ता सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केंद्र सरकार की जो सेना है, उसमें 2018, 2019 से 2022 की अवधि को कवर करती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस पर रिपोर्ट में केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य योजना ईसीजीएस, जिसमें कई खामियां देखने को मिली है और पूर्व सैनिकों के खामियों से काफ़ी परेशान है, यह रिपोर्ट सामने आई है। और ईसीजीएस में कहा गया है कि इसमें इतनी खामियां हैं कि इससे तो पहले वाला ही 2003 से पहले वाला ही सिस्टम ठीक था कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के तौर पर उन्हें जो पैसे मिलते थे, यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अराउंड, वही ठीक था। क्योंकि ईसीजीएस में अगर कहीं इलाज कराते हैं तो ईसीजीएस में दवाई नहीं, कहीं स्टाफ नहीं और कहीं लंबी लाइन लगी है। तो इसको दूर करने के लिए सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और कहा गया है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इनमें सुधार की जाए, नहीं तो इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के जो सैनिक थे वह मांग कर रहे थे कि पूर्व सैनिक का मानना था कि यह जो रेफरल सिस्टम है यह बंद होना चाहिए। रेफरल का कोई प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं उसमें डायरेक्ट जाकर इलाज करने की सुविधा होनी चाहिए, उनकी मर्जी होनी चाहिए। अगर वह ईसीजीएस में इलाज कराना चाहते हैं तो ईसीजीएस इलाज कराएं। अगर वह सूचीबद्ध कोई अस्पताल है जिस उसमें इलाज कराना चाहिए, उसमें कर सकते हैं बिना कोई रिफिल के। एक रिपोर्ट आई है, क्या इससे सरकार कोई बदलाव करेगी या ईसीजीएस को सीधे खत्म कर देगी? दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, एनपीएस में 5 साल निवेश करने की बाध्यता खत्म की गई है। केंद्र सरकार की कर्मचारियों और सीएपीएफ सैनिकों के लिए बड़ी खबर आई है। बता दें कि एनपीएस में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। क्यों नहीं सरकार इसको खत्म कर रही है? क्यों नहीं एप्स ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देती? बता दे, एनपीएस में 5 साल निवेश कर रखने की वार्ता को सरकार ने खत्म कर दिया है और इसमें कहा गया है कि 8 लाख तक पूरी निकासी की सुविधा मिलेगी। अगर किसी निवेशक की कुल जमा पेंशन 8 लाख या उससे कम है तो वह एन्युटी प्लान खरीदने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में पूरी रकम एक साथ किस्तों में निकाली जा सकती है। यह सरकार ने बदलाव किया है और 5 साल का जो निवेश रखने की बाध्यता है उसको भी खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें कितने लोगों ने इसमें गए हैं, तो सरकार ने बताया है कि इसमें 1.2 लाख लोग, यानी कि 1,20,000 लोग सिर्फ यूनिफाइड है पेंशन स्कीम को सिलेक्ट किया गया, उसमें गए हैं, यानी कि लगभग 65 लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी, जिसमें से केवल 1,20,000 में ही सिलेक्ट किया गया है कि 4% लोगों यूपीएस को चुना है, यानी कि इस पर स्कीम को भी रिजेक्ट कर दिया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी चल रही थी जैसी 2004 में थी वैसी ही चलनी चाहिए और कोई स्कीम में चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी खबर 8 पे कमीशन से जुड़ी यह खबर है। कई कर्मचारियों का मानना है कि 8वीं वेतन आयोग भले ही 2028 में लागू हो, उन्हें बकाया एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। इसमें कर्मचारियों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सरकार को पे कमीशन को सही समय पर लागू न करने से 2 बड़े फायदे होते हैं। वही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4 बड़े नुकसान भी होते हैं, जिसका सीधा असर बेसिक पे पर पड़ता है। सरकारी पे कमीशन को क्यों डिले करना चाहती है, उसका बड़ा जीता जाता उदाहरण कि आपका अगर जो एचआरए है वह आपको कम मिलेगा जब इससे ये लागू होगा। एमएसपी है, एक्स ग्रुप डीए में भी आपको नुकसान होता है और सरकार को इसका फायदा होता है। वर्ष 2026 में अगर मिलिट्री सर्विस पे अगर 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है तो एमएसपी डबल हो जाती है, यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा उसी के हिसाब पे एमएसपी बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर 2.0 रहने का अनुमान है कि उसमें उस हिसाब से 12 महीने में जो कर्मचारियों का नुकसान होगा, अगर लेट होता है तो 1 साल भी उन्हें 62,400 का नुकसान होगा। अगर 2028 में कमीशन लागू किया जाता है फिर 62,400 का नुकसान होगा, यानी कि 1,24,000 एमएसपी में नुकसान होगा और एक एक्स ग्रुप पे का भी नुकसान होगा, क्योंकि ये जिस दिन से लागू होता है उसी दिन से एमएसपी और एक्स ग्रुप पे का फायदा दिया जाता, पिछला एरियर नहीं दिया जाता। वहीं एक्स ग्रुप पे का 24 महीने में अगर 2028 लागू होगा तो 1,48,800 का नुकसान होगा, क्योंकि एक्स ग्रुप में जो भी फिटमेंट फैक्टर लगेगा उसी के हिसाब से बेसिक का हिसाब बढ़ाया जाए। तीसरी सबसे बड़ी रिपोर्ट आई है कि 8वां वेतन आयोग लेट हुआ तो डूब जाएंगे इन बत्तों का पैसा, जिसमें कि मिलिट्री सर्विस पे और एक एक्स ग्रुप ये बता दिया गया है। साथ में और आपको नुकसान होगा किन किन बत्तों का एरियर नहीं मिलता है अगर जो एक पे कमीशन डिले होता है। पिछले जो 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, अगर वह 2028 में लागू होगा तो उसका आपको कितना नुकसान होगा। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान महंगाई भत्ते में होता है, क्योंकि आपकी अगर 2026 से बेसिक डबल हो जाती है तो महंगाई भत्ता भी डबल हो जाएगा, और अगर 2000 साल बाद डबल होता है तो आपका महंगाई भत्ता जो है इस रेट से ही बढ़ता रहता है, जिसके साथ हाउस और रेंट भी नुकसान होता है। ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि कर्मचारियों को नए वेतन आयोग में एचआरए का एरियर नहीं मिलता है, जो कि पिछला आपका जितना साल डिले होगा वो एरियर आपको नहीं दिया जाता है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में हुआ था और जैसा कि 6वें पे कमीशन में हुआ था। एचआरए मिलिट्री सर्विस पे और एक्स ग्रुप पे का एरियर जो होता है वो नहीं मिलता है। साथ में जिस दिन से डीए लागू होता है उसी दिन के हिसाब से डीए भी दिया जाएगा। चौथी सबसे बड़ी अपडेट, इक्वल सर्विस करने वाले, इक्वल काम करने वाले इक्वल पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अग्निवीर की मृत्यु के बाद मिलने वाले सभी लाभों से वंचित याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को अग्निवीर एवं एम मुरली नायक की मां के द्वारा दायर की गई याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुरली नायक में पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के दौरान शहीद हो गए थे। याचिका में अग्निवीरों की ओर से भारतीय सेवा के नियमित सैनिकों के बीच मृत्यु मुआवजे और सेवा लाभों से असमानता को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति रविंद्र दुबे और अश्वनी भावे ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की गई है। सरकार ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जब एक ही काम करने वाले अग्निवीर हैं और एक ही काम करने वाले परमानेंट सैनिक हैं, अगर वह शहीद होते हैं तो उन्हें लाभ और सुविधाएं
और जो पेंशन है वो क्यों नहीं दी जाती है, और जब काम समान होता है और समान डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उन्हें समान लाभ क्यों नहीं दिया जाता है। यह केंद्र सरकार ने जवाब मांगा गया है। ग्रेजुएटी सेवा निधि कोर्स और पेंशन सुविधा क्यों नहीं मिल सकती है उनके परिवार को, इसका जवाब मांगा गया। इसकी सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको जानकारी दे देंगे। पांचवी सबसे बड़ी अपडेट, केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय चिंतित है। पिछले 11 वर्षों से सीएपीएफ में 23,000 से अधिक इस्तीफे यानी कि बीआरएस लाने की घटना सामने आई है और 3 साल में 438 आत्महत्याएं केस सामने आए हैं और यह सेवा तथा होम मिनिस्ट्री के लिए चिंता का सबक है। यह लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। बीआरएस लाने वाले की होड़ लगी है और सुना है कि साथ साथ सीएपीएफ भी इससे चिंतित है। 11 वर्षों में सीएपीएफ में 23,000 से भी ज्यादा इस्तीफे हुए हैं। वही आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी इसकी संख्या डबल है। तो यह इस्तीफे क्यों हो रहे हैं? सेना में क्या सुविधा की कमी है? यह सरकारों को देखना चाहिए। पेंशन में असमानताएं क्यों है, यह भी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि एक देश में एक पेंशन अगर नहीं है तो फिर यही कारण इस्तीफे का हो जाता है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।